Hello and welcome everyone. My name is Deepak Wadhwa and again I'm going to record an experience session with someone who has secured good marks in the pre-examination, in the mains as well as in the interview. यही सेशन आपके सामने लाने का और इनको आपके सामने लाने का एक रीजन ये भी था कि मैं इनकी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर सकूं जहां पे इन्होंने हर स्टेज में उतने सरप्लस मार्क्स सिक्योर किए जो एक अच्छा खासा मार्जिन था कट ऑफ से। सो सारी बातें इन्हीं से कर लेते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर क्वालिफाइंग IBPS एग्जामिनेशन। Thank you so much, sir. Thank you. एंड बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम तंजील अहमद है और मैं यूपी के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2022 के अंदर स्टार्ट किया था और ये ACC के साथ मेरा दूसरा साल था, लेकिन मेरा अटेम्प्ट पूरा थर्ड था सर ये। ओके तंजील, मैंने इस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछा था, आपने बताया कि प्री के अंदर 60 मार्क्स हैं आपके, मेंस के अंदर 39 है, इंटरव्यू के अंदर 17 है। हर स्टेज पे बहुत अच्छा आपने सिक्योर किया है। और आपने भी कहा कि आपका थर्ड अटेम्प्ट था, तो ऐसा क्यों हुआ कि आपका थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ? व्हाई नॉट इन फर्स्ट और सेकंड? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था तो मैंने 2022 के अंदर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया। तो फर्स्ट ईयर में मुझे पता लगा कि IBPS AFO भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उससे मुझे इस तरह की जॉब एक ऑफर होती है। तो फिर उसके लिए मैंने उतना प्रिपेयर नहीं था। तो मैंने देखा कि प्री का सिलेबस भी अच्छा था और उतना प्री मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने प्री पे खासा फोकस किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। और सर मेंस में उतना अच्छा मेरा नहीं था, तो प्री मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेंस सा रह गया था। फिर जब मुझे लगा कि नहीं अच्छा है ये, प्री को मैं अच्छे से क्वालिफाई कर सकता हूँ, अगर मैं मेंस में थोड़ी सी मेहनत कर लूँ तो मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर सर फिर मैंने अच्छे से पूरी जी जान लगा के अपनी कोशिश की, लेकिन सर ओवरऑल में मेरा 1 नंबर से रह गया था। और मेंस में सर पिछली दफ़ा मेरे 37 मार्क्स थे। और सर थोड़ा सा मैंने इंटरव्यू में भी थोड़ा पैनिक हो गया था, तो उसके लिए सर उसमें भी मुझे मार्क्स 14.5 के आसपास मिले थे। तो इस वजह से सर मेरा पिछली बार नहीं हुआ, लेकिन सर इस बार फिर मैंने पूरी अपनी कोशिश की, क्योंकि सर ये मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ था, जो कि थोड़ा सा परेशानी है घर में। तो सर इस बार लेकिन मेरा हुआ और सर बहुत खुश है सब सर घर में। बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के कि बहुत सब लोग खुश हैं, एंड ऑब्वियसली होने भी चाहिए। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। आपने बोला कि लास्ट अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट आप क्वालिफाई थे, बट 1 नंबर से आप रह गए थे, एंड आई डू अंडरस्टैंड सिलेक्शन की जो हैप्पीनेस है मैं वो भी फील कर सकता हूँ, और वो जो रिजेक्शन का पेन होता है मैं वो भी बहुत अच्छे समझ सकता हूँ। बिकॉज जब भी रिजल्ट आता है ना तो मैं दुखी होता हूँ ना मैं खुश होता हूँ, बिकॉज बहुत सारे आप जैसे लोग मुझे खुश कर रहे होते हैं, तो सेम टाइम पे बहुत सारे लोग जो रिजर्व लिस्ट में है, जो सिलेक्ट नहीं है, उनके लिए मुझे बुरा भी लगता है। तो मेरे लिए हर साल एक मिक्स फीलिंग होती है। बट यस, फॉर एन एस्पिरेंट आई कैन अंडरस्टैंड कितना बड़ा अचीवमेंट है जब आप क्वालिफाई करते हैं। आपने 60 मार्क्स लिए प्री एग्जाम के अंदर, सो आई वांटेड टू नो अबाउट योर स्ट्रेटेजी। कैसे आपने प्रिपेयर किया और 60 मार्क्स स्कोर किए? सर प्री के अंदर बहुत आपको मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इतना भी एफर्ट नहीं मारना है कि आपका मेंस गड़बड़ हो जाए। आपको चीजें इतनी करनी है कि आप कट ऑफ से लगभग 10 नंबर 20 नंबर आप अपने ज्यादा रखिए, बस उतना सफिशिएंट है सर। मैंने क्या किया था सर, जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूंगा तो उसमें सर जो स्पीड मैथ्स का पोर्शन है उसको अच्छे से करना है। और सर उसके बाद जो रेशियो और परसेंटेज वाला चैप्टर है सर, उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके बाकी सारे चैप्टर और DI बहुत अच्छे से हो जाएगा सर। आपको 25 नंबर 30 नंबर आराम से मिल जाएंगे वहाँ पे। इंग्लिश की बात करें सर तो मॉक से अच्छा कुछ नहीं है। आप अपने बेसिक क्लियर करके सिर्फ मॉक लगाते रहिए, आपकी वोकैब क्लियर हो जाएगी, ग्रामर क्लियर हो जाएगी, हर चीज सर मॉक से हो जाएगा। रीजनिंग के अंदर बच्चे सर गलती क्या करते हैं कि वो पजल और सिटिंग वाला छोड़ देते हैं सिर्फ टफ होने की वजह से। तो सर मैं कहता हूँ अगर दोनों नहीं हो सकता है तो सिर्फ पजल या सिटिंग जो आपको आसान लगता है उसमें से कोई एक चीज, या पजल या सिटिंग को आप अच्छे से कर दीजिए, और ज्यादा नहीं 1 महीने आप सिर्फ मॉक लगाइए। सिटिंग पजल के ACC पे अलग से देते हैं सर लोग, उसको आप लगाते रहिए, बहुत अच्छे से आपका रीजनिंग भी क्लियर हो जाएगा और आपको उसमें कुछ करने की जरूरत है। मॉक सर प्री के लिए मॉक इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। थैंक यू सो मच। प्री का पार्ट आपने कवर किया, मॉक्स अटेम्प्ट करिए, अच्छी बात है। आपने कुछ टॉपिक भी हाईलाइट किए कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बट हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। शायद आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं प्री का टीचर नहीं हूँ, प्री को नहीं अच्छे से समझता,
बट मैं आपकी बात को रिलेट कर सकता हूँ, मैं भी मेंस के अंदर यही गाइड करता हूँ, और आपने भी सुना होगा कि जो सब्जेक्ट यस आपको सर। डिफिकल्ट लगे समझ आओ उसी सब्जेक्ट से सिलेक्शन होगा। एंड सेम आपने यस सर। पॉइंट हाईलाइट किया प्री एग्जाम के लिए, थैंक यू सो मच। तंजील, नेक्स्ट मेंस वाले पार्ट पे आएंगे। आपने मेंस में 39 मार्क्स सिक्योर किए हैं, कट ऑफ वॉल 33 34 मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आप कट ऑफ से ऑलमोस्ट 22 मार्क्स ऊपर है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो, अगेन आई वांट टू नो कि आपने मेंस का जो प्रिपरेशन है वो कैसे किया, एंड दैट टू ये 39 मार्क्स सिक्योर करने के पीछे क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? सर पहले तो आपको मेंस के लिए बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर कोई सोचता है कि मैं 300-400 पेज की एक बुक पढ़ के और मैं उसको क्लियर कर दूंगा, नहीं होगा सर। आपको बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। और मैं आज की डेट में कहूंगा एलाइड सब्जेक्ट सर, उससे उसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। और सर तीसरी बात ये कि आप अगर अपने से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको अगर आप एसीसी के साथ हैं, आपको दीपक सर जो कह रहे हैं, जितना कह रहे हैं, बस उतना सा कर लीजिए सर। मेंस में और करने की कुछ जरूरत ही नहीं है सर। मैंने एक भी अपने से कुछ भी नहीं किया। पहले सर मुझे एसीसी के बारे में फर्स्ट ईयर में पता नहीं था। जब सर सेकेंड ईयर में मुझे पता लगा, मैंने सर सारी वीडियो को बहुत अच्छे से, वो भी सर मैंने रिकॉर्डेड एक भी नहीं लिया, सारा लाइव अटेम्प्ट करता था सर। उससे मेरा क्या था कि एक टाइमिंग बनी हुई थी कि इस टाइम पे मुझे क्लास लेनी, तो इसमें मैं और कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तो सर वो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनी हुई थी। और सर आपको रेगुलर रहना है। आप भले 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, बट डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा आपने एक बारी आपने 10 घंटा पढ़ लिया, फिर अगले दिन आपने 2 ही घंटा कर दिया या नहीं पढ़ा करके, ऐसे नहीं चलेगा सर। आपको रेगुलर पढ़ना है, डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। और सर अगर आप मॉक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ओवरऑल जैसे जैसे आते जा रहे हैं, आप एक भी स्किप मत करिए। अगर आपने वो कर लिया, मेंस में आपको कोई नहीं रोक सकता है सर। मैं आज भी आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास इतनी सारी कॉपीज हैं, उसमें सारे टेस्ट के एनालिसिस है सर, सारे टेस्ट के इतने क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो सर मैंने अपनी तरफ से बस रिवीजन और मॉक ये 2 चीजें सर बहुत अच्छे से की। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपका मॉक में नंबर बढ़ते जाएंगे। और सर बच्चे क्या करते हैं, मॉक में नंबर कम आने की वजह से पैनिक कर जाते हैं और वो फिर देते ही नहीं है आगे के मॉक। उनको लगता है नहीं अभी तो मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, फिर मैं अभी और पढ़ूंगा, फिर मैं मॉक लगाऊंगा। इससे सर वो पीछे होते चले जाते हैं और सिलेबस कभी पूरा होता नहीं है सर, क्योंकि उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने कभी कवर नहीं किए होंगे, और फिर आपके नंबर वो कम होते नहीं आते रहेंगे, या कम हो जाएंगे, या कभी बढ़ भी जाएंगे। लेकिन पैनिक नहीं करना है। अब कम आ रहे हैं कोई मसला नहीं है, आप मॉक को बहुत अच्छे से लगाइए, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिए सर। मैं अपना अगर टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन खोल के किसी को दिखाऊं, कोई एक सिंगल मॉक ऐसा नहीं है जिसमें अटेम्प्ट का ऑप्शन लिख के आएगा, सब में री अटेम्प्ट का ही ऑप्शन आएगा सर, क्योंकि मैंने सारे लगा दिए सर, कोई भी छोड़ा ही नहीं है। तो सर ये मेंस के लिए सर इससे अच्छी स्ट्रेटेजी मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। थैंक यू सो मच। आप जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसे एक डायलॉग याद आ रहा था, वो ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ हमारी शुरू होती है। ये बात मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि जहाँ आपकी सोच शुरू हुई वहाँ पे बहुत सारे लोगों की सोच खत्म हो जाती है। मैं इस बात में किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपसे फीडबैक चाहता हूँ, ये सही है गलत है। हम पूरा साल एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ लोग के हमें मैसेज और फोन कॉल्स आएंगे, दे यूज्ड टू आस्क अस कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो एएफओ के लिए, और दे यूज्ड टू आस्क कि सर एएफओ में एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या होता है। तो जस्ट आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एएफओ एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कोई फिक्स सिलेबस हो सकता है इसका? नहीं सर, उस एएफओ के लिए, मेंस के लिए खासकर कोई सिलेबस नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं, आप एक सोर्स को उठाइए और उसी सोर्स को लेकर के चलिए। आप किसी भी एबीसी किसी भी सोर्स के साथ आप जा रहे हैं, आप उसी को जाइए, आप इधर उधर भटकिए मत कि आप ये सोर्स भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, क्योंकि सर सिलेबस तो कोई है नहीं। आप कितना भी पढ़ लो तो आपको यही लगेगा कि अभी मुझे नहीं आता है करके। और अगर आपने एसीसी के नोट्स ले रखे हैं और आपने मॉक लगाए हुए हैं, मोर देन सफिशिएंट है सर। मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक भी सोर्स नहीं यूज किया है सर, ये मैं बताना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियोस के अंदर एसीसी और इसका पॉजिटिव फीडबैक ना आए, सिर्फ स्ट्रेटेजी आए। पर पिछले के अंदर भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही हो रहा है, एसीसी आ ही जा रहा है और ऑब्वियसली आना भी चाहिए एसीसी। थैंक यू सो मच।
मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने ही सब कुछ किया, बिकॉज आई एम नॉट द वन जो सब कुछ करता है, इसके पीछे टीम है, फिर चाहे वो फ्रंट एंड के हमारे टीचर्स हो या बैक एंड पे हमारे कंटेंट राइटर्स हो। बट इस बात से मैं 100% एग्री हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई फिक्स सिलेबस और करिकुलम नहीं होता, कहीं से कुछ भी आ सकता है। सेकेंडली, बिना बेसिक क्लियर किए डायरेक्टली प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता। थर्ड, बेसिक क्लियर कर भी लिए तो बहुत सारे मॉक टेस्ट, डेली रिवीजन, एनालिसिस के बिना भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। एंड ये वो बातें जो तंजील ने बोली हैं, और मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, बट तंजील ने 39 मार्क्स सिक्योर किए हैं। इस साल के पेपर में 39 मार्क्स सिक्योर करना वाज नॉट एन इजी टास्क। तंजील, थैंक यू सो मच। थर्ड स्टेज यानी लास्ट स्टेज पे चलूंगा, इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर भी आपने 17 मार्क्स लिए हैं, जो अपने आप में, अगेन लेट मी टेल यू, मे बी जब बच्चा अचीव कर लेता है ना, उसे लगता है कि हाँ मैंने अचीव कर लिया, बट दिस इज अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि 17-18 मार्क्स वो है इंटरव्यू के अंदर जो अपने आप में हाईएस्ट वाली कैटेगरी में आते हैं। तो इस 17 मार्क्स को ग्रैब करने में आपकी प्रिपरेशन और आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या था इंटरव्यू का? सर लास्ट ईयर मेरा चूंकि 1 मार्क्स से रुका था ओवरऑल सिलेक्शन, तो मैंने इस बारी पूरी कोशिश की सर, क्योंकि मैंने जब अपना मेंस यहाँ पे आके देखा तो मेरा 35-36 नंबर के आसपास मेरे बन रहे थे जब मैंने जोड़े थे। लेकिन सर तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी तो एक स्टेप बाकी है और इसमें मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। तो सर मैंने इंटरव्यू के लिए, चूंकि बहुत सारे दोस्त वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं इंटरव्यू कराने के लिए, तो सर मैंने इस बारी AI का सहारा लिया था। मैंने उससे मॉक इंटरव्यू सर कंडक्ट कराया अपने, और फिर उससे मुझे बोलने की हैबिट मेरी अच्छी हुई। मुझे सर समझ में आया, वो गाइड करता था कि ये आपने सही आंसर दिया है, ये गलत आंसर दिया है। और सर पिछली बारी मैं डर के मारे मॉक इंटरव्यू मैंने नहीं लगाया था। मुझे लग रहा था सर कि 150-200 बच्चे देख रहे हैं, आप नहीं बोल पाएंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी करके, तो फिर मैंने उसे स्किप किया था। लेकिन इस बारी सर मैंने, चूंकि पिछली बारी इतना मेरे साथ हो चुका था, तो मैंने इस बारी बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं लिया और मैंने सर मॉक इंटरव्यू दिया अपना। फिर मैम लोगों ने जो भी गाइड किया उसमें मैंने सर उसको इम्प्लीमेंट करके फिर वहां पे सर मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर एक्चुअल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा पैनल था। और सर आपको वहां पे पैनिक नहीं करना है सर, मेन चीज ये रहती है, वहां पे आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग आपको सेलेक्ट करने ही बैठे हैं, रिजेक्ट करने नहीं बैठे हैं। बस आपको अपने आप को वहां पे इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे सकें। बाकी सर उनके इंटेंशन गलत नहीं, उनको तो ये है कि आप आए हैं तो आप सेलेक्ट होकर ही जाएं। बस थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से एफर्ट मार के जाना है। और करंट अफेयर्स वाला पार्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंटरव्यू वाले सेशन में। मुझसे काफी सारे क्वेश्चन करंट से पूछे गए। तंजील, ये तो समझ गया हूँ कि पैनिक नहीं होना है, क्या इसका सोल्यूशन बता सकते हो? अगर एक नया एस्पिरेंट जो इंटरव्यू देगा आज से 1 साल के बाद, उसे पैनिक तो नहीं होना है, बट कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है? सर इसका सोल्यूशन ये है कि अगर तो आपके फ्रेंड्स वगैरह आसपास हैं तो आप उनसे बातचीत करना शुरू करिए। मतलब उनसे कहिए कि आप मुझसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लीजिए, या आप खुद क्वेश्चन बना के उन्हें दे दीजिए और उन्हें दीजिए कि ये क्वेश्चन आप मुझसे पुट करिए और आप उसका आंसर करिए। बाकी सर मैं तो अगर शुरू से ही अगर आप इसी के साथ जुड़े हुए हैं तो आप उनसे बोलिए, तो बीच बीच में सर लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, वो आपका मॉक कंडक्ट करा देंगे। सर इसी तरह से पैनिक वाली सिचुएशन तो इसी तरह से खत्म की जा सकती है। आप जितने ज्यादा मॉक देंगे, सर आज की डेट में AI का जमाना मैंने पहले यूज किया है, तो आप AI का सहारा ले सकते हैं। उससे आप बोलिए मॉक इंटरव्यू, तो सर उससे आपकी बोलने की हैबिट बनेगी, आपको समझ में आएगा मुझे कैसे बोलना है और क्या बोलना है। तो सर ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है मुझे लगता है। मैं आपके आंसर को कंक्लूड करता हूं, मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा इफ आई एम राइट। मैं अगर ये कहूं कि वहां पे नर्वस नहीं होना या फिर पैनिक नहीं होना, उसका एक सॉल्यूशन है कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रैक्टिस। एंड इंटरव्यू के अंदर आपको आंसर देने नहीं, आपको आंसर बोलने हैं, तो आप जितना ज्यादा बोलेंगे, बिकॉज देयर आर 2 काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। हम फ्रेंड से बात करते हैं, दैट इज नॉट प्रोफेशनल। अगर मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूं, मेरे से कर रहे हो, दिस इज समथिंग विच इज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अगर एक बच्चा इसी तरह से हर दिन अपने फ्रेंड से बात करे, टीचर से बात करे, जब उसे क्लास के अंदर मौका मिले बोलने का, अपना हैंड रेज कर ले, कभी इंट्रोडक्शन पूछा गया तो आगे बढ़ के दे, किसी इवेंट पे गया तो खुद लीड करे, कि शादी है, पेरेंट्स मिलने के लिए फ्रेंड्स रिश्तेदारों के पास लेके गए हैं, आगे वो बच्चा लीड करे कि मैं बताता हूं बाकियों के बारे में। क्या ऐसा करने से कॉन्फिडेंस आ सकता है, और क्या कॉन्फिडेंस आने से पैनिक वहां पे नहीं होगा बच्चा? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई सर। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इससे आपको आगे आने का मौका मिलेगा, आपको बोलने का समझने का कैसे बोला जाता है। तो सर ये वाकई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है सर आपने।
थैंक यू सो मच तंजील। मैं कंफर्मेशन तंजील से इसलिए ले रहा था ताकि सब लोग समझ पाएं कि इंटरव्यू के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, नॉलेज मेंस वाला ही काम आ जाएगा, बस बोलना पड़ेगा। बोलने की प्रैक्टिस करना कुछ अलग से टाइम नहीं चाहिए, जहां पे हम लोग चैट के ऊपर गंदे गंदे वर्ड्स का यूज करते हैं, बट अच्छे वर्ड से रिप्लेस कर लीजिए, दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट है। जब किसी से बात करें, ओए क्या हाल चाल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस हाय हाउ आर यू, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, इतने से इंटरव्यू की तैयारी करी जा सकती है। मेरे पास लास्ट दो क्वेश्चन है आपके लिए। एक क्वेश्चन तो ये कि जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट है जो इस वीडियो को देखेंगे बाद में, उनको यस तैयारी कैसे करनी चाहिए? सर, उन्हें डायरेक्ट मैं चाहूंगा, उन्हें प्री और मेंस को अलग अलग डिवाइड नहीं करना है, उन्हें एक साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्री पहले कर लूंगा मेंस बाद में करूंगा, वो मौका कभी आता नहीं है। आपको प्री और मेंस लेके चलना है, और आपको शुरू से ही, अगर आप बहुत वीक हैं तो आप 50-50 कर सकते हैं, वरना आप 60 और 40 का रेशियो लेके चल सकते हैं। आपको 40% प्री को देना है और 60% सर मेंस को देना है। अगर आप ज्यादा अच्छे हैं तो आप उस हिसाब से अपने रेशियो को अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। बाकी सर जो फिर और मॉक, सर मॉक आप नहीं छोड़ सकते, शुरू से लास्ट तक आपको मॉक की कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। अगर आपने मॉक लगाए हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपका प्री भी क्वालिफाई होगा और मेंस भी क्वालिफाई होगा, उसमें सर कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट क्वेश्चन तंजील, आप एसीसी के स्टूडेंट हैं, तो कौन सा कोर्स आपने लिया था और कैसा आपका फीडबैक है उसके लिए? सर पिछली बार मेरे पास फुल कोर्स था, तो मैंने बहुत अच्छे से सारी क्लासेस लगाई थी, मेरे फाउंडेशन बहुत अच्छा हो गया था। और सर फैकल्टी को मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, उन्होंने बहुत हेल्प किया और बहुत अच्छा सर सबने किया है। मुझे खासकर सर एंटोमो और पैथो में बहुत परेशानी होती थी, सर वो मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया। और मुझे सर मतलब इतने, मैं कहता हूँ मुझे 1000 से ज्यादा साइंटिफिक नेम सर याद हो गए, मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं याद किए होंगे सर। वेरी गुड। मैंने इतने सारे याद किए और सर बहुत हर चीज को मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से किया हुआ था। और सर उसके बाद अब की बारी मैंने टेस्ट सीरीज ली थी पहले शुरू में, क्योंकि सर मेरा फाउंडेशन अच्छा था। लेकिन फिर मुझे मैसेज आता है मैम की तरफ से, एससीसी टीम की तरफ से, तो उन्होंने बोला कि आपके पास पिछली बारी कोर्स था, आपने इस बारी क्यों नहीं लिया। तो मैंने उन्हें बताया कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो सर उन्होंने फिर मुझे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे पूरा बैच, पूरा ओवरऑल बैच उन्होंने मुझे दे दिया, जिसमें बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, प्री मेंस सारी क्लासेस सर उसमें इंक्लूडेड थी। तो सर उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर एससीसी टीम का। Thank you so much Tanzeel, and thank you so much for your time. Once again I will congratulate you for qualifying AFI examination. अपनी इस अचीवमेंट को थैंक यू एंजॉय, सो मच सर। एंड सेम टाइम पे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरह से आपने हार्डवर्क किया अपने करियर को ब्राइट करने के लिए, नाउ दिस इज द टाइम कि जिस फील्ड के अंदर आप जाने वाले हैं उनका फ्यूचर ब्राइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। तो अगर आपके पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा जो उनकी लाइफ को बेटर कर सकता है, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, जैसे आपका करियर ब्राइट हुआ है, कल को उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। सो नाउ वो कहते हैं ना, पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर तो आपके पास आ गई है, यू आर एन ऑफिसर, बट इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास आ जाती है। एंड आई होप जितना आपने हार्डवर्क प्रीवियस टाइम में खुद को क्वालिफाई करने के लिए किया, उतना हार्डवर्क आप नेशन को, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर को सर्व करने के लिए करेंगे। Yes sir, I will try my best sir, I will try my best. I wish you all the best. Have a good day. Thank you sir, thank you so much sir.